हेलो साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी जोरों शोरों से चल रही होगी। और उस तैयारी के अंदर अपने बात कर रहे थे फिजिक्स की, और फिजिक्स में अपने जो टॉपिक चल रहा था ताप और उष्मा। ताप और उष्मा में हमने ताप जो टॉपिक था इसको कवर कर लिया था। आज अपने करने वाले हैं उष्मा को। किसको करने वाले हैं? उष्मा को। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें ताकि वो भी उष्मा टॉपिक जो है इसको क्लियर कर सके। और अगर आपने ताप के बारे में जो क्लास लगाई थी उस क्लास को नहीं लगाया है तो प्ले लिस्ट में जाके आप उस क्लास को जरूर लगाएं, क्योंकि ताप और उष्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उष्मा से पहले ताप के बारे में जानना अति जरूरी है, तभी आपको उष्मा के बारे में अच्छे से समझ आएगा। तो ताप जरूर लगाएं। आप ताप की जो क्लास लगी है उस क्लास को जरूर लगाएं और इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज अपने बात करने वाले हैं उष्मा में। जो उष्मा एक ऐसा टॉपिक है, देखो इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो एक या दो मिलने वाले हैं। आप पीछे के पेपर उठा के देखें, उसमें आपको एक या दो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो और इसके जो क्वेश्चन है वो भी पेड क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, वहीं से आते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। सिंपल सा टॉपिक है और सीधा सा टॉपिक है, सिंपल सा इसका मेथड है और इसका जो क्राइटेरिया है वो भी एक निर्धारित है, वहीं से ही आएगा, वहीं से ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में अपनी चर्चा करने वाले हैं आज इस पूरी क्लास में। इस क्लास में अपने उन प्रश्नों के ऊपर ही चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उतना ही टॉपिक कवर करना है अपने जितना एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने को चाहिए। अपने को एक्स्ट्रा नहीं करना है, इसके अलावा अपने को नहीं पढ़ना है। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को क्लियर कर सके। तो चलते हैं टॉपिक पर। तो ये ताप हमने देखा था और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है वहां आपको मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दे रखी है उन लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे, और उस ग्रुप में आपको पीडीएफ ही नहीं अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी वहां मिलती है आपको। तो आप एक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। तो उष्मा देखो, उष्मा क्या होता है? उष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो कार्य संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है। कोई भी काम करना है तो उस काम को करने के लिए हमें क्या है? उष्मा की जरूरत होती है, या जो क्या है एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि ऊर्जा की जरूरत होती है। उष्मा के कारण ही वायु गर्म होना, बर्फ का पिघलना, कपड़ों का सूखना, ये जो घटनाएं देखती हैं ये सारी घटनाएं किसके कारण होती है? उष्मा के कारण होती है। और इसे जे से प्रदर्शित किया जाता है, जे से दर्शाया जाता है। अगर इसके अपने सूत्र की बात करें तो जे बराबर क्या होता है? W बटा क्यू होता है। क्या होता है? जे बराबर W बटा क्यू होता है। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, उष्मा बराबर कार्य बटा में आवेश, कार्य बटा में आवेश, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप इसको, कार्य बटा में आवेश। समझ गए? कार्य को W से और आवेश को अपने Q से लिखते हैं। या फिर W बराबर अपने क्या पढ़ते हैं? JQ। क्या पढ़ते हैं? JQ। समझ गए? J का मान जो है ये निर्धारित होता है। J का मान याद रखना है 4186 जूल किलो कैलोरी होता है। कितना? 41 से 86 जूल प्रति किलो कैलोरी होता है, ये याद रखना आपने। हाँ जी, नेक्स्ट है उष्मा ऐसी ऊर्जा है जो केवल तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। इस प्रकार की एक ऊर्जा है ये। उष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, हमेशा याद रखना है ये। उष्मा का आदान प्रदान तब तक चलता रहे जब तक दोनों का ताप एक समान ना हो जाए, तब तक आदान प्रदान चलता रहता है। यह समान ताप की जो अवस्था आ जाती है उस अवस्था को कहा जाता है तापीय साम्य अवस्था। क्या कहा जाता है? तापीय साम्य अवस्था, जब दोनों वस्तुओं का ताप जो है वो बराबर हो जाए। उष्मा का एसआई मात्रक जो है वो हम पढ़ते हैं जूल या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या पढ़ते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड।
सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो होता है वो होता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। याद रखना है, यहां से पर्सन बनता है, यहां से पर्सन बनाया जाता है। आप पीछे के पेपर उठा के देखें, वहां आपको यहीं से पर्सन देखने को मिलेंगे, यहीं से बार बार पर्सन जो है वो पूछे जाते हैं मात्रक से। तो मात्रक ध्यान रखने अपनी। एक कैलोरी जो है वो 4.2 जूल के बराबर होती है। एक कैलोरी जो है वो कितने जूल के बराबर होती है? 4.2 जूल के बराबर होती है। और एक किलो कैलोरी जो है वो 4186 जूल के बराबर होती है। कितने के? 4186 जूल के बराबर होती है। नेक्स्ट है, एक किलो कैलोरी जो है वो अगर कैलोरी में पूछे आपसे भी कैलोरी में कितना होता है, तो 1000 कैलोरी के बराबर होती है। कितने के? 1000 कैलोरी के बराबर होता है। उष्मा के अन्य मात्रक की अगर बात करें अपने, अन्य मात्रक की अगर अपने बात करें, तो जूल के अलावा उष्मा का मात्रक अर्घ है, कैलोरी है। क्या पढ़ते हैं अपने? अर्घ, या फिर कैलोरी है, या फिर किलो कैलोरी भी पढ़ते हैं। क्या क्या मात्रक है याद रखने हैं? अर्घ है, इसके अलावा दूसरा कैलोरी है, इसके अलावा किलो कैलोरी है। कौन सा आ गया? किलो कैलोरी। ये इसके अन्य मात्रक कहलाते हैं, ध्यान रखना है आपने। इसकी जो विमा होती है, इसको सही कर लो। इसकी जो विमा होती है ये ML2T-2 होती है। क्या होती है? M1 लिख सकते हो यहां, M1L2T-2 होती है। क्या होती है? M1L2 और T-2 होती है। विशिष्ट उष्मा जो है, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। क्या? बढ़ाने के लिए आवश्यक जो उष्मा होती है उस उष्मा को क्या बोलते हैं अपने? विशिष्ट उष्मा कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे C द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? C द्वारा दर्शाया जाता है। और डेल क्यू जो है, डेल क्यू यानी कि विशिष्ट उष्मा जो है वो किसके बराबर है? मीटर इंटू सेकेंड इंटू डी थीटा। इंटू में क्या आ जाएगा? डी थीटा। यहां से पर्सन बनता है, यहां से पर्सन ए बनता है। ध्यान रखें, आपको मैं सारे पर्सन पेट टू पेट जो आने वाले क्वेश्चन है वो साथ साथ बता रहा हूं। आप यही क्वेश्चन तैयार करके जाएं, आपको एग्जाम में यही पेट टू पेट क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं। हाँ जी, नोट ध्यान रखें, विशिष्ट उष्मा का जो मान है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस पर पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मान जो है प्रत्येक पदार्थ के लिए नियत होता है, निश्चित होता है। अलग अलग पदार्थ का जो अलग अलग मान जो है, यानी कि अलग अलग पदार्थ के लिए जो विशिष्ट उष्मा है ये अलग अलग होती है और निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। उससे न तो कम होती है और न ही ज्यादा होती है, न कम होती है और न ही ज्यादा होती है। तो कुछ पदार्थों के यहाँ जो विशिष्ट उष्मा है वो आपको दे रखी है। पानी की जो है वो होती है 1.0, लोहा की होती है 0.11, एल्यूमिनियम की 0.21, मैग्नीशियम की 0.25, सीसा की 0.03, कार्बन की 0.17, जिंक की 0.092 और संगमरमर की 0.21 और बर्फ की 0.50, बालू की 0.20, एल्कोहल की 0.60, पित्तल की 0.09 और तारपीन के तेल की 0.42 होती है। यहां से पर्सन लिया जाता है, यहां से भी पर्सन पूछा जाता है, यहां से भी पर्सन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है गैसों के द्रव्यमान को मोल में व्यक्त करते हैं। किसमें? मोल में। ध्यान रखें, गैसों का जो द्रव्यमान होता है उसको हम किस में लिखते हैं? मोल में। इसलिए गैसों के लिए जो विशिष्ट उष्मा होती है उसको क्या कहा जाता है? मोलर विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलर विशिष्ट उष्मा कहा जाता है, ध्यान रखना है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोलर विशिष्ट उष्मा। गुप्त उष्मा क्या होती है? देखो, गुप्त उष्मा निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में आवश्यक जो
उष्मा होती है, उस उष्मा को हम क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा। निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में आवश्यक जो उष्मा होती है, उस उष्मा को हम क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा बोलते हैं। गुप्त उष्मा का जो मात्रक होता है वो किलो जूल या फिर एक किलोग्राम या फिर एक कैलोरी प्रति ग्राम होता है। कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ध्यान रखना है। गलन की गुप्त उष्मा देखें, गलन की गुप्त उष्मा, 1 किलोग्राम पदार्थ को, 1 किलोग्राम अगर कोई पदार्थ है और उसको ठोस से द्रव में, ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए, ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए, ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए, ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा ही गलन की गुप्त उष्मा होती है। क्या होती है? गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा होती है। क्या होती है? गलन की गुप्त उष्मा है। यहां है कर लो। और यहां लिखो बर्फ, बर्फ लिख दो इसका आगे, बर्फ। बर्फ की जो गुप्त उष्मा का मान है वो 80 डिग्री कैलोरी ग्राम होता है। कितना? 80 डिग्री कैलोरी ग्राम होता है। कितना होता है? 80 डिग्री कैलोरी ग्राम होता है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होती है? वाष्पन की गुप्त उष्मा, 1 किलोग्राम पदार्थ को, 1 किलोग्राम पदार्थ को यदि द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदला जाता है, अगर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदला जाता है तो इसको बदलने के लिए जिस उष्मा की आवश्यकता होती है वो उसकी क्या होती है? गुप्त उष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? गुप्त उष्मा कहलाती है। आपने देखा होगा उबलते हुए जल में हाथ जलने की अपेक्षा भाप से जलने में कष्ट अधिक होता है। भाप से हाथ जो है वो ज्यादा जलते हैं और उबलते हुए जल में हाथ कम जलते हैं। क्यों? क्योंकि भाप की जो है गुप्त उष्मा वो क्या होती है? अधिक होती है। भाप की गुप्त उष्मा क्या होती है? अधिक होती है। ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, यहां से भी प्रश्न बनता है। अतः भाप में भी क्या होती है? गुप्त उष्मा होती है। पूछा जाता है भाप में गुप्त उष्मा होती है या नहीं होती है। उष्मीय प्रसार क्या है? देखो, उष्मीय प्रसार, जब किसी पदार्थ को उष्मा दी जाती है, जब किसी भी पदार्थ को उष्मा अपने देते हैं तब पदार्थ के आकार में वृद्धि होती है। क्या होती है? आकार में वृद्धि होती है। अर्थात तापमान बढ़ने से पदार्थ के अणुओं के मध्य की जो दूरी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जब ठोस, द्रव और गैस को समान उष्मा प्रदान करे, उष्मित किया जाए, तो तब सबसे अधिक जो उष्मीय प्रसार देखने को मिलेगा वो किस में होगा? गैस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनमें दूरी, तो जो गैसीय कण है, गैसीय कण पहले से ज्यादा दूर दूर है और उनको अगर गर्म करेंगे तो वो और ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, तो उनमें उष्मीय प्रसार क्या हुआ? अधिक हो जाएगा। उससे कम द्रव में और सबसे कम जो होता है वो ठोस में होता है, ये याद रखना है। सबसे अधिक किस में है? गैस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम किस में है? ठोस में होता है। तो ये आप ध्यान रखें, यहां से भी क्वेश्चन बनाया जाता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। गैस में सबसे ज्यादा और ठोस में सबसे कम। ओके, हाँ जी। उष्मीय प्रसार को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में पढ़ते हैं। एक आता है रेखीय प्रसार। क्या आता है? रेखीय प्रसार। इसको अल्फा से दर्शाया जाता है। अल्फा किससे दर्शाया जाता है? अल्फा से। ताप पाकर कोई भी वस्तु है और उसको अगर ताप दे देंगे अपने, तो जैसी ताप देंगे तो उसकी लंबाई में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। जो लंबाई में वृद्धि हो रही है इसलिए इसको कहा गया है रेखीय प्रसार। क्या कहा गया है? रेखीय प्रसार। कब? जब वस्तु के लंबाई में वृद्धि हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेखीय प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय प्रसार बोलते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार। ध्यान रखना है, कोई भी वस्तु है अगर उसके ताप में अपने उसको ताप देंगे, ताप बढ़ाएंगे उसका, तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। हाँ जी, तो चलते हैं अपने आगे। छोटी सी एक समस्या आ गई थी, उस समस्या की वजह से थोड़ा सा सिस्टम जो है अपना
अपडेट करना पड़ा और उस वजह से आगे चलते हैं। अपनी यहां तक अपनी बात कर ली थी कि भाप में जो गुप्त ऊष्मा है वो होती है, और उसके बाद की बात जो है अपने कर रहे थे उसमें प्रसार के बारे में भी देख लिया था अपने, और यहाँ रेखीय प्रसार की बात कर रहे थे अपने, रेखीय प्रसार की बात कर रहे थे। इसके बाद देखो दूसरा जो है वो आ जाता है क्षेत्रीय प्रसार। हम बात कर रहे थे उष्मीय प्रसार की, और उष्मीय प्रसार में रेखीय प्रसार पढ़ा था। रेखीय प्रसार क्या था कि अगर किसी वस्तु में ताप देंगे, ताप बढ़ाएंगे तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, और लंबाई में जब वृद्धि होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार कहेंगे। और क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार को बीटा से लिखते हैं। किसी समतलीय वस्तु को, अगर किसी समतलीय वस्तु के ताप में वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाती है, वृद्धि। क्या हो जाती है, क्षेत्रफल में अगर वृद्धि हो रही है तब हम उसको क्या कहेंगे, क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे। तीसरा आ जाता है अपना आयतन में प्रसार। इसको गामा से लिखते हैं अपने, किससे दर्शाते हैं, गामा से। ध्यान रखना है, यदि ताप बढ़ाएंगे अपने किसी वस्तु में तो उसके आयतन में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आयतन में भी वृद्धि हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे आयतन में प्रसार। क्या कहेंगे, आयतन में प्रसार कहेंगे। और रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन, इन तीनों में संबंध जो है ये याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। संबंध जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा क्या होता है, 1:2:3 होता है। कितना, 1 2 3 याद रखना है। कितना होता है, 1 2 3 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पानी का असामान्य प्रसार जो है, पानी का जो असामान्य प्रसार होता है उसके बारे में बात करते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन घटने लगता है। क्या, जल का आयतन घटने लगता है। लेकिन देखो अपने ताप बढ़ा रहे हैं तो उसका आयतन बढ़ना चाहिए ना। भी आपने अभी आयतन में प्रसार देखा तो क्या हुआ था, ताप बढ़ा रहे थे तो आयतन में वृद्धि हो रही थी, तो आयतन में वृद्धि हो रही थी तो कौन सा था, आयतन में प्रसार था। लेकिन जल में क्या होता है, जब 0 से 4 डिग्री तक अपने अगर बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा। क्या हो जाएगा, आयतन घटेगा और घनत्व बढ़ने लगता है। और जब 4 डिग्री के बाद अगर इसका ताप बढ़ाएंगे अपने, 4 डिग्री के बाद अगर बढ़ाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो आयतन क्या होगा, बढ़ने लगेगा और इसका घनत्व जो है वो घटने लगता है। ये याद रखना है। और इसको ही जो पानी का असामान्य प्रसार कहा जाता है, याद रखना है। क्यों, क्योंकि बढ़ना चाहिए था पहले लेकिन ये घट रहा है। कहां तक घट रहा है, 4 डिग्री तक, और 4 डिग्री के बाद वापस ये बढ़ने लग जाता है। पहले जब घटता है तब इसका घनत्व जो है वो बढ़ता है, और फिर जैसे ही आगे ताप बढ़ाएंगे अपने 4 डिग्री के बाद तो इसका जो घनत्व है वो घटने लग जाता है। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में लिया जाता है। आप पीछे के पेपर उठा के देखें, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा। पानी का घनत्व, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। ध्यान रखना है, पानी का घनत्व जो है वो सबसे अधिक कितने तापमान पर होता है या कितने टेम्परेचर पर होता है, तो याद रखना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है पानी के असामान्य प्रसार से जो दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ते हैं वो क्या होते हैं। देखो आपने देखा होगा सर्दियों में रात को पानी से भरे पाइपों का फट जाना। तो पाइप क्यों फट रहा है, क्योंकि उसका जो घनत्व है वो बढ़ रहा है। समझ गए, हाँ जी। ठंडे प्रदेशों में तालाबों झीलों में जो पानी जो है वो जम जाता है, और जमने के बाद भी मछलियां वहां क्या रहती है, जीवित रहती है। मछलियां क्या रहती है, जीवित रहती है। ये इसी का कारण है। उष्मा का संचरण देखो, उष्मा का संचरण, क्योंकि उष्मा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने तो उष्मा का संचरण अपने गलती कर देते हैं। उष्मा टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन संचरण नहीं देखते हैं अपनी, और संचरण से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो संचरण जरूर करना है आपने। उष्मा का संचरण यानी कि उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, उष्मा संचरण होता है। उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, उष्मा संचरण कहलाता है। ध्यान रखना है। उष्मा संचरण की कई विधियां पढ़ते हैं अपनी। जैसे पहली विधि है चालन विधि। कौन सी विधि, चालन विधि। चालन विधि क्या है, इस विधि द्वारा
ठोसों में, इस विधि द्वारा कौन से पदार्थों में? ठोसों में, ध्यान रखना है। ठोसों में उष्मा का संचरण होता है जब किसी पदार्थ में स्थान को बिना परिवर्तित, स्थान बदले बिना, यानी स्थान बिना परिवर्तित किए कोई तप्त कण जो है वो अपनी उष्मा पास वाले कणों को दे दे, पास वाले जो कण हैं उनको दे दे, तब ये संपूर्ण पदार्थ या जो वस्तु है वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और इस क्रिया को ही कहा जाता है चालन। क्या कहा जाता है? चालन कहा जाता है। जो चालन है ये भी 3 प्रकार का है। ये भी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार के हो सकते हैं। देखो, पहला चालक, सभी धातु, मानव शरीर और अम्लीय जल जो है इनमें ऐसा होता है जो चालक है। क्या है? चालक है। कुचालक, कुचालक है जैसे वायु है, गैसें हैं, लकड़ी है, कपड़ा है, रबर है, ऊन है, कांच है, इनमें भी ऐसा ही होता है। उष्मा रोधी जो है, उष्मा रोधी जो है ये महत्वपूर्ण है। उष्मा रोधी जो होते हैं यानी कि इनमें उष्मा का संचरण नहीं होता है, इनमें उष्मा का संचरण नहीं होता है, ध्यान रखना है। जो एस्बेस्टस है, एबोनाइट की छड़ है, इनके अंदर उष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता है। उष्मा रोधी जो है यानी उष्मा का विरोध करते हैं, ये उष्मा का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। हाँ जी। दूसरी बात आ जाती है संवहन। कौन सा? संवहन विधि के द्वारा जो उष्मा का चालन है वो क्या होता है? देखो, इस विधि द्वारा जो द्रव और गैस है उनका संचरण होता है। चालन विधि द्वारा तो किसका होता है? ठोस का। और संवहन विधि द्वारा किसका होता है? द्रवों और गैसों का जो संचरण है वो संवहन विधि द्वारा होता है, संचरण होता है। इसे विधि में गैस या द्रव जो है वो माध्यम के कण किसी गर्म भाग से उष्मा ग्रहण करके हल्के होकर ऊपर की ओर यानी ठंडे भाग की ओर उठ जाते हैं। ध्यान रखना है, किस ओर जाते हैं? ये ठंडे की तरफ जाते हैं। और ठंडे भाग से इनका स्थान लेने के लिए कण नीचे की ओर आ जाते हैं और इस विधि को ही कहते हैं अपने संवहन। क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। हाँ जी। जैसे हमारे शरीर में हृदय है, ये रक्त का संचरण करता है जिससे पूरे शरीर का ताप जो है वो एक समान बना रहता है। तीसरी विधि आ जाती है विकिरण विधि। कौन सी विधि पढ़ते हैं अपने? विकिरण विधि। विकिरण विधि द्वारा उष्मा का संचरण होने में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। देखो, चालन में तो माध्यम कौन सा होना चाहिए? ठोस। संवहन में कौन सा होना चाहिए? द्रव या गैसीय माध्यम। और विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना है। विकिरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण विधि द्वारा उष्मा का संचरण निर्वात में भी हो सकता है। किसमें? निर्वात। निर्वात मतलब यानी कि कोई माध्यम ना हो। इस विधि में उष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। किस रूप में होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न लिया जाता है। कहां से? विद्युत उष्मा जो होती है वो विकिरण जो विधि है, विकिरण विधि में उष्मा जो होती है वो किस रूप में होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा जो आती है वो विकिरण विधि द्वारा ही आती है। किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा ही आती है। याद रखना है, यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। सूर्य से आने वाली जो उष्मा है वो किस विधि द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है? तो किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। इसके अलावा उष्मा संचरण का दैनिक जीवन में महत्व क्या है? यहां से भी प्रश्न एग्जाम में लिए जाते हैं। जैसे चीनी मिट्टी से निर्मित प्याले में अगर चाय पिएंगे तो आसान होगा क्योंकि ठंडी जल्दी हो जाएगी, देखो उसमें। और वहीं अगर अपने धातु से निर्मित कोई प्याला है और उसमें अगर चाय पिएंगे तो कठिन होगा क्योंकि वो जल्दी से ठंडी नहीं होगी। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीजर पेटिका जो है वो ऊपर की ओर लगी होती है। देखो कहां लगी होती है? ऊपर की ओर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में उपस्थित नीचे की जो गर्म हवा है वो हल्की होने के कारण कहां जाएगी? ऊपर की ओर, और जिससे वह फ्रीजर पेटिका से टकराएगी और ठंडी हवा नीचे आ जाती है, जिस कारण फ्रीज में रखी सभी वस्तुएं क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। स्वच्छ आकाश वाली रात, स्वच्छ आकाश वाली रात, जिस रात में मतलब बादल वगैरह ना हो, है ना, की अपेक्षा बादलों वाली रात जो होती है वो अधिक गर्म होती है। क्या होती है? जब बादल होंगे तो रात क्या होगी? गर्म होगी। और मरुस्थल में रात बहुत ठंडी होती है और दिन बहुत गर्म होते हैं। दिन क्या होते हैं? बहुत गर्म होते हैं।
नेक्स्ट, जूतों पर पॉलिश करने से ये धूप में शीघ्र ही गर्म नहीं होंगे, इसीलिए उन पे पॉलिश की जाती है। संवहन विधि द्वारा ही पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा ही जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो गर्म होता है। इसके अलावा उष्मीय प्रसार के उदाहरण से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। ये 2-3 उदाहरण जो है आपने अच्छे से करके जाने हैं। जो गाड़ियां लुहार होते हैं, जब गाड़ी के पहिए पर लोहे का पट्टा चढ़ाता है तो पहले वह उसे क्या करता है? गर्म करके लाल कर लेता है, पूरा अच्छी तरह से गर्म करके, और फिर उसको गर्म करने से पट्टा जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे वो आसानी से क्या होगा? लकड़ी के पहिए के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो क्या करता है? उसके ऊपर जो ठंडा पानी है वो डाल देता है, जिससे क्या होगा? वो सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। और जो पट्टा है वो पहिए को क्या करता है? पूरी तरह से जकड़ लेता है। पट्टा जो होता है वो पहिए को पूरी तरह से क्या करता है? जकड़ लेता है। विद्युत और टेलीफोन की जो लाइनें गर्मी के दिनों में गर्म होकर नीचे की ओर झुक जाती है, ये भी उसमें प्रसार के कारण है। रेल की पटरियों के बीच खाली स्थान इसलिए छोड़ा जाता है ताकि गर्मी के दिनों में जब पटरियां हैं वो प्रसारित होती है और उन्हें प्रसारण के लिए स्थान चाहिए, तो उनके बीच में वो स्थान जो है वो छोड़ दिया जाता है, अन्यथा रेल दुर्घटना हो सकती है। इसी तरीके से कांच के गिलास में एकाएक गर्म चाय डालने से गिलास क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसका कारण यह है कि जब गर्म चाय डालते हैं तो गिलास के अंदर की जो पृष्ठ है तो प्रसारित हो जाती है, लेकिन बाहर की पृष्ठ जो है वो ठंडी रहती है। क्या रहती है? ठंडी रहती है, और वैसा का वैसा बना रहता है। और पृष्ठ के इस असंगत प्रसार के कारण जो है वो गिलास जो होता है वो चटक जाता है, यानी कि टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। कांच की बोतल में लगा जो ढक्कन है जब जकड़ जाता है तो उसे निकालने के लिए ढक्कन को गर्म करते हैं अपने। क्या करते हैं? गर्म करते हैं, और गर्म करने से ढक्कन क्या हो जाता है? प्रसारित हो जाता है, जिससे ढक्कन आसानी से निकल जाता है। बड़े बड़े जो पुल होते हैं उन पुलों के निर्माण में जो गर्डर लगाए जाते हैं उनके बीच में भी क्या है? खाली स्थान छोड़ा जाता है, ताकि गर्मी के दिनों में गर्डर भी क्या होंगे? वो धातु के बने हुए हैं, देखो वो प्रसारित होंगे, और प्रसारित होंगे तो उनको भी जगह चाहिए। क्या चाहिए? जगह चाहिए, जिससे कोई नुकसान ना हो सके, इसलिए उनके बीच में खाली जो जगह है वो छोड़ दी जाती है। नेक्स्ट है उष्मागतिकी के नियम, ये भी करके जाने हैं। उष्मागतिकी के नियम से भी क्वेश्चन लिए जाते हैं। उष्मागतिकी के नियम भी आपने अच्छे से तैयार करके जाने। देखो कौन कौन से नियम है। पहला नियम है अपने शून्य नियम। कौन सा नियम है? शून्य नियम। जब वस्तु P है, मान लो कोई वस्तु P है, ये दो अलग अलग वस्तुओं Q और R के साथ उष्मीय साम्य अवस्था में है, यानी कि इनकी जो उष्मीय साम्य अवस्था है वो बराबर है। Q और R भी क्या होंगे? परस्पर उष्मीय साम्य अवस्था में होंगे। ध्यान रखना है, यदि Tp जो है वो TQ के बराबर है, Tp है वो किसके बराबर है? TQ के, और जो TQ है वो TR के बराबर है। TQ जो है वो TR के बराबर है। तो याद रखना है, जब एक ही वस्तु 2 या 3 अलग अलग वस्तुओं के बराबर हो, जब एक ही वस्तु 2 या 3 अलग अलग वस्तुओं के क्या हो? बराबर हो, तो वे वस्तुएं भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यही क्या है? शून्य नियम है। यही क्या है? शून्य नियम है। दूसरा प्रथम नियम देखते हैं अपनी। इससे ये उष्मा के सिद्धांत को बताता है। किसको बताता है? सिद्धांत को। किसको बताता है? सिद्धांत को। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा में परिवर्तित किया जाए तो किया गया जो कार्य है उत्पन्न उष्मा के तुल्य होता है। उत्पन्न उष्मा के क्या होता है? तुल्य होता है। ध्यान रखना है, यानी कि डेल क्यू बराबर है हमेशा ही क्या होता है? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। क्या होता है? डेल डब्ल्यू होता है। डेल क्यू तो है यहाँ पर निकाय को प्रदान की गई कुल उष्मा, और डेल डब्ल्यू है निकाय द्वारा किए गए कार्य की मात्रा। निकाय की द्वारा जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा। और डेल यू जो है वो है निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। द्वितीय नियम, इसमें हम कई कथन पढ़ते हैं। देखो द्वितीय नियम के अलग अलग कथन है। पहला कथन है केल्विन प्लांक का है। देखो केल्विन प्लांक का कथन, इसका कथन है कि उष्मा इंजन में उष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में नहीं बदला जा सकता है।
याद रखना है, उष्मा इंजन में उष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में नहीं बदला जाता है। इस प्रकार के इंजन की दक्षता सदैव क्या होती है, 1 से कम होती है। कितनी? 1 से कम होती है। जो एयर कंडीशन होते हैं वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एयर कंडीशन जो है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा है क्लोसियस का कथन। इसके अनुसार ऐसी किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से उष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म तक पहुंचा सके। ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते हैं। जैसे प्रशीतक का कार्य है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो जो प्रशीतक है वो भी बाहर से ऊर्जा लेता है। देखो बाहर से क्या लेता है, ऊर्जा। फिर क्या होता है, एंट्रोपी। देखो एंट्रोपी, किसी तंत्र की अस्त व्यस्तता ही क्या कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है। अस्त व्यस्तता ही क्या कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है। ध्यान रखना है, समझ गए। 1850 में वैज्ञानिक क्लोसिस ने उष्मा गतिकी के एक नए अवस्था फलन का जो प्रस्ताव दिया था जिसे एंट्रोपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंट्रोपी कहा जाता है। और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, जूल प्रति केल्विन इंटू मोल होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो जूल प्रति केल्विन इंटू मोल ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो ध्यान रखना है। अब अपने अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनवर्स में बदल जाएगा। किसमें, इनवर्स में। मानक एंट्रोपी क्या होती है, देखो 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप एक वायुमंडल दाब पर 1 मोल शुद्ध पदार्थ की जो एंट्रोपी होती है वो पदार्थ की क्या कहलाती है, मानक एंट्रोपी कहलाती है। याद रखना है ये मानक एंट्रोपी क्या होती है, 298 केल्विन ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल शुद्ध पदार्थ की जो एंट्रोपी आएगी वही क्या कहलाती है, उसकी मानक एंट्रोपी कहलाती है। और मानक एंट्रोपी को हम एस डिग्री द्वारा दर्शाते हैं, एस डिग्री द्वारा दर्शाते हैं। एंट्रोपी को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम निम्न उदाहरण देख सकते हैं। देखो ठोस, द्रव और गैस की एंट्रोपी जो है ठोस की कम होती है, द्रव की उससे ज्यादा, गैस की सबसे ज्यादा। क्यों होती है, देखो अब देखो ठोस में तो कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो उनका अस्त व्यस्त होना तो न के बराबर है। और गैस में क्या होते हैं, कण इधर उधर बिखरे रहते हैं, उनमें अस्त व्यस्तता तो पहले से ज्यादा है, तो एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान रखना है। तो ठोस पदार्थ में अवयवी कण स्थिर और नियमित व्यवस्था में होते हैं, यानी कि वो सही तरीके से व्यवस्थित होते हैं। द्रव में जो अवयवी कण है वो थोड़े गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, जिसके कारण थोड़ी बहुत अव्यवस्था जो है वो बढ़ जाती है। गैसीय अवस्था में अस्त व्यवस्था और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि गैस की एंट्रोपी जो है सर्वाधिक होती है। यानी गैसीय जो कण है वो पहले से क्या होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं। और अस्त व्यस्त है तो इसका कारण क्या है कि उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अस्त व्यस्तता ही क्या है, एंट्रोपी है। तो ये था अपना उष्मा टॉपिक। क्या था, उष्मा टॉपिक था। तो इसमें आपने सिर्फ इतना ही तैयार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आपने इतना ही तैयार करके जाना है। एग्जाम में आपको यहीं से प्रश्न जो है वो मिलने वाले हैं। और इसके बाद अपने इस ताप और उष्मा से महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ उन प्रश्नों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण है। और आपको वहीं से ही क्वेश्चन मिलने वाला है, पैट टू पैट आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि उनका भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके और उनको भी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। वो भी एक सीमित मात्रा के अंदर अपना जो टॉपिक है उसको पढ़कर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सके। और सभी क्वेश्चन जो है वो यहीं से मिलने वाले हैं, ताकि उनको भी ये बातें पता चल सके। तो मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक ऐसे इसके प्रश्न उत्तरों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।